कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है 3 मरैया 1621। मौतों के आंकड़े को लेकर पहले ही उलझन भरी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट जहां लगातार सरकारों को डांट लगा रहा है और बता रहा है कि मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, और दूसरी ओर मीडिया भी लगातार दिखा रहा है, चाहे प्रयागराज हो, बनारस हो या बिहार के गंगा तट हो, जहां पर 1-1 किलोमीटर में सैकड़ों डेड बॉडी को दबा दिया गया है। और ये समझ में आने की परे बात है कि इसके बीच में सरकार और सरकारी आंकड़े ये कह रहे हैं कि मौत कम हो रही है। अगर किसी प्रदेश में मौत 30 दिखाई जा रही है तो वास्तव में उसकी एक्चुअल मौत कितनी ज्यादा है, इसके लिए हाई कोर्ट कई बार सरकारों को डांट भी लगा चुका है। और इसी बात में आगे बढ़ करके उत्तर प्रदेश के जो शिक्षक संघ है वो आरोप लगा रहे हैं कि जो चुनाव हुए थे, चुनाव ड्यूटी के दौरान उसमें शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को, तमाम लोगों को मिलाकर के कुल 1621 मौतें हुई थी। लेकिन सरकार का मानना है कि नहीं, सिर्फ 3 मौत हुई ड्यूटी के दौरान में और उन्हीं को मुआवजा दिया जाएगा। दरअसल ये सारा मामला मुआवजा को लेकर के है। उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ और तमाम संगठन ये मांग कर रहे हैं कि जो लोग, जिन शिक्षकों की मौत इस कोरोना काल में हुई है, वो चुनाव ड्यूटी के दौरान उन्हें 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार में किसी को सरकारी नौकरी दी जाए। तो वहीं सरकार का मानना है और आयोग का भी मानना है कि ड्यूटी के दौरान सिर्फ 3 लोगों की मौत हुई है। दरअसल खेल कहां पर है? खेल ये है कि आयोग का मानना यह है कि जब ड्यूटी के लिए घर से निकला हो शिक्षक और वापस अपने घर पर पहुंचा हो, तब तक ही ड्यूटी पर माना जाएगा, उसके आगे या पीछे ड्यूटी पर नहीं माना जाएगा। उधर शिक्षकों का शायद ये मानना है कि कोरोना कभी भी हो सकता है, ड्यूटी के दौरान हुआ कोरोना मौत 10, 12, 15 दिन बाद भी हो सकती है, जैसा अमूमन इस कोरोना काल में देखा जा रहा है। तो सवाल यही है कि 3 शिक्षकों की मौत हुई है या 1621, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के दौरान शिक्षकों की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक ओर शिक्षक संघ का दावा है कि ड्यूटी के दौरान कोरोना की चपेट में आने से 1621 टीचरों की मौत हुई। वहीं यूपी सरकार का कहना है कि केवल 3 शिक्षकों की मौत हुई है। इस मामले पर सरकार और विपक्ष आमने सामने आ चुके हैं। शिक्षक संगठन है, उनको बुला के बैठा ले कि आपने कितने लोगों को, आपका जो डाटा है और हमारा डाटा क्या है पता चल जाएगा। सरकार क्यों नहीं शिक्षक संगठन को बुला के बैठाती है और उनके सामने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, पता चल जाएगा कितने लोगों की मौतें हुई हैं। या मीडिया में बात आई थी कि चुनाव ड्यूटी में किन शिक्षकों की डेथ हुई, तो चुनाव ड्यूटी में रहते हुए जो उसका गाइडलाइन है निर्वाचन आयोग का, हमने कहा था कि जिलाधिकारियों के द्वारा मंगाई गई रिपोर्ट के आधार पर वो संख्या 3 है। 3 शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु हुई है। सरकार के दावों को लेकर विपक्ष हमलावर हो चला है। ट्विटर से लेकर मीडिया के सामने सरकार के दावों को खोखला बता रहा है। कांग्रेस की प्रियंका गांधी से लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती, यहां तक कि अखिलेश यादव भी ट्विटर के माध्यम से हमलावर है। तो प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने प्रेस नोट जारी कर भ्रामक सूचना के आधार पर विपक्ष पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया। चुनाव ड्यूटी के दौरान केवल 3 शिक्षकों की डेथ हुई है। अन्य शिक्षकों की जो मृत्यु हुई है वो जैसे अन्य लोगों की हुई है ऐसे उनकी भी हुई है, कोविड-19 के दौरान हुई है। हमारी पूरी संवेदना उनके साथ है। हमने विभाग को निर्देश दिया है तत्काल उनके देयकों का भुगतान उनको किया जाए, उनके आश्रितों को नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू की जाए। वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। राहुल और प्रियंका से ज़्यादा हमको उनकी मृत्यु पर दुख है, लेकिन इस तरह की घटिया राजनीति राहुल और प्रियंका को नहीं करनी चाहिए। दरअसल उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने दावा किया था
कि पंचायत चुनाव के दौरान ड्यूटी करने वाले 1621 टीचरों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और बेसिक शिक्षा विभाग के अन्य कर्मियों की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हुई है। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से कहा गया कि पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान बेसिक शिक्षा विभाग के सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत हुई है, तो वहीं विपक्ष सरकार के इस बयान को बेतुका बता रहा है। मृत्यु होना तो अपने आप में एक दुखद है, लेकिन उससे बड़ा दुखद ये है कि जब बेसिक शिक्षा के तमाम पदाधिकारियों ने सूची जारी की जिसके अंतर्गत 1601 मौतों की बात उन्होंने कही, और दूसरे तरफ सरकार का यह आंकड़ा 3 का आना अपने आप में एक बहुत गंभीर और चिंतनीय विषय है। तस्वीर साफ है, पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान कई शिक्षकों की मौत अब अंकगणित में उलझकर रह गई है। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये कहना तो अभी मुश्किल है, लेकिन बड़ा सवाल है कि अगर 3 शिक्षकों की मौत ही चुनाव ड्यूटी के दौरान हुई तो बाकी शिक्षकों की मौत कैसे हुई? इसका जवाब भी सरकार को देना ही होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज। 3 मरे या 1621, ये सबसे बड़ा सवाल है। कौन सही और कौन गलत, ये भी अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। किसके दावे में कितनी सच्चाई है, ये परखना होगा, और इसी पर चर्चा करेंगे। अपने मेहमानों से मैं आपका परिचय करा देता हूं। अशोक पांडे जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है अशोक पांडे जी आपका। मनोज यादव जी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और प्रोफेसर सीपी सिंह साहब जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और त्रिभुवन सिंह जुड़े हमारे साथ में, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के, आपका भी बहुत स्वागत है। त्रिभुवन जी, आप अपना ऑडियो खोल लीजिए। अशोक पांडे जी का रुख करेंगे। अशोक पांडे जी, 3 ये बहुत ही विवादित है बात कि 3 लोगों की मौत हुई है या 1621। शिक्षक, तमाम शिक्षक संघ कह रहे हैं कि 1621 शिक्षकों की तो मौत हुई है, साथ में रसोइयों की या तमाम और भी लोगों की मौतें भी हुई हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, आपको बता दें कि ये जो हमारे पास रिपोर्ट है वो निर्वाचन आयोग, डीएम और ये सरकार ने आंकड़ा जुटाया है। तब ये हुआ कि 3 शिक्षकों की मौत हुई है। कुछ शिक्षक संघ 1600 कह रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष 1600 कह रहे हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि निर्वाचन आयोग तो गलत आंकड़ा देगा नहीं, सरकार डीएम गलत आंकड़ा देंगे नहीं। 3 शिक्षकों की मौत हुई अलग बात है, वो कुछ लोग तो संक्रमित हुए होंगे, लेकिन मौतें 3 हुई है। सरकार ने तय किया है कि उनको 30 लाख रुपया मुआवजा, उनके घर के किसी को नौकरी दी जाएगी। और ये लोग अगर आंकड़ा गलत कह रहे हैं तो हम इनका आंकड़ा कैसे सही मान ले, मेरा ये मानना है। जी त्रिभुवन सिंह जी, आप जी और आपके तमाम संगठन कैसे सच बोल रहे हैं, ये कैसे सरकार मान ले? सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी। भारतीय जनता पार्टी से जो अशोक पांडे जी बोल रहे हैं, मैं उनकी बात का उत्तर देना चाहता हूं कि जब सरकार को चुनाव में ड्यूटी लगानी थी तो सरकार ने ये कहा कि आप लोग ड्यूटी करिए और आपकी जो भी समस्याएं होंगी हम उसका निराकरण करेंगे, ठीक है। लेकिन आज जब 1000 से अधिक शिक्षक, अनुदेशक, शिक्षा मित्र कोविड-19 से ग्रसित होकर मर चुके हैं, तो उसके बाद सरकार कह रही है कि 3 लोग मरे हैं। मेरे पास ये पूरी सूची है प्रदीप जी, पूरी सूची है, इसमें मोबाइल नंबर है, पता है, स्कूल का नाम है, आप पता लगाइए। ये आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमने सूची इकट्ठा करी, हमने सूची बनाई, माननीय मुख्यमंत्री जी को, बेसिक शिक्षा मंत्री को, राज्य निर्वाचन आयोग को, माननीय चीफ जस्टिस जी को भेज दी है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप सही और गलत का पता लगाएं, पहली चीज। दूसरी बात ये है कि चुनाव आयोग भी ये कह रहा है अपने लेटर में कि पहले ये व्यवस्था नहीं थी कि जो लोग कोविड-19 से मरे, लेकिन जो हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो लेटर जारी किया गया है मई में, उसमें कोविड-19 का
शब्द जोड़ा गया है। अब कोविड-19 कोई ऐसी बीमारी तो है नहीं कि उसने आदमी ने जहर खा लिया और एक दिन में वो मर गया। कोविड-19 संक्रमण की बीमारी है, हफ्ता 10 दिन 15 दिन 20 दिन वो लेती है। अगर अगर अशोक जी ये कह रहे हैं कि ये झूठ है, तो ये जो सूची है 1000 से अधिक लोगों की, ये प्रमाणित कराए ना, क्या दिक्कत है? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रमाणित कराए सूची पूरी 1000 से अधिक लोगों की, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है। मनोज यादव जी जी क्या कहेंगे आप? विश्वकर्मा जी, अंधेर नगरी चौपट राजा, ये दो शब्द ही मुझे बिल्कुल सटीक लगते हैं। 1621 बनाम 3, कौन सा विश्लेषण किया सरकार ने? क्या सोच के साथ सरकार ने ये लिस्ट जारी कर दी? कौन सी गाइडलाइन थी कोरोना काल में सरकारी एम्प्लॉइज की ड्यूटी करने की? कौन है ये लोग? पाकिस्तान से आए हैं जो इनको आप अनगिनत समझ रहे हैं? बांग्लादेश से आए हुए ये लोग हैं जिनको आप नहीं पहचानते जानते? अरे ये उत्तर प्रदेश के राज्य चुनाव आयोग की दी गई जिम्मेदारी जो पंचायत चुनाव के रूप में थी, उसमें गए हुए लोग थे। आप इस तरह की बात करके बेशर्मी नहीं दिखा रहे हैं? वैसे मैं इस शब्द को बार बार कहते खुद थक गया हूं कि ये बेशर्मों की सरकार है। मैंने 2000 मुझे लग रहा है 17 में ही 18 में ही बोल दिया था कि बेशर्मों की सरकार है। इनके पास शर्म नाम की चीज नहीं है। एक लाइन सिर्फ करनी है। अभी जैसा कि उन्होंने शिक्षकों के जो अध्यक्ष है उन्होंने ये बात कही कि एक शब्द जोड़ दिया गया है कोविड को लेके। तो कोविड को लेके अगर जोड़ा गया तो निश्चित तौर पे कोविड से तत्कालीन मौत तो होगी नहीं, ना तो एक्सीडेंट से मौत होगी, ना वो गोली से मौत होगी जो तत्कालिक रूप से हो जाएगी, ना हार्ट अटैक हुआ होगा जो तत्कालिक हो जाएगी। तत्कालिक रूप से बीमारी कोविड की नहीं है। ये बीमारी जो है ये 15 दिन महीने भर भी आपको खींच संक्रमण की बीमारी है। उन मरने वालों के बारे में कौन सभी लोगों को चर्चा में शामिल कर लेते हैं, फिर आपके बाद दोबारा से आएंगे। जी मनोज, मैं कहता हूं आखिर ये चीज कौन समझेगा? और जिस विभाग के 1621 लोग मर गए, ये 1621 वो है जो इनके पास आंकड़े आ गए। बहुत जगह से अभी आंकड़े तमाम शिक्षक संगठनों के पास नहीं पहुंचे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आंकड़े नहीं आए वो मुझे लगता है 2000 के आसपास आंकड़ा पहुंच जाएगा। ये डबल इंजन की किनकी सरकार है? पैसे नहीं आपके पास, इनको पैसे नहीं देना चाहते? या एक महत्वपूर्ण बात कहता हूं, क्या ये भाजपा को वोट देने वाले लोग नहीं थे क्या? ये हिंदू नहीं थे क्या? ये राष्ट्रवादी नहीं थे क्या? ये कौन लोग हैं जिससे सरकार मुंह मोड़ रही है? और अगर ऐसा सरकार कर रही है तो निश्चित तौर पे ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इस देश में हिटलर शाही है, लोकतंत्र नहीं है। किसी के घर का कोई भी व्यक्ति अगर कमाने वाला मर जाता है, वो चाहे 10,000 कमा रहा हो चाहे 50,000 कमा रहा हो, लेकिन घर का कमाने वाले सदस्य के जाने के बाद निश्चित तौर पे बहुत दिक्कत होती है। अभी तो आज ही सरकार ने बात की है कि जो बच्चे बेघर हो गए हैं, जिनके माँ बाप मर गए, उनके लिए बाल विकास विभाग से कुछ उनकी मदद करने की बात की गई है। तो जो इन शिक्षकों के बच्चे जो पेरेंट्स चले गए, उनके बच्चों की रक्षा कौन करेगा? 3 लोगों को मुआवजा देने से या सरकारी नौकरी देने से क्या इन लोगों को लाभ मिल जाएगा? ऐसा करके निश्चित तौर पर सरकार गलत कर रही। हाँ, ये लोग कैसे मरे हैं ये स्पष्टीकरण सरकार दे। ठीक है मनोज जी। प्रोफेसर सीपी सिंह साहब क्या कहेंगे आप? प्रदीप जी, जी कितने शिक्षक मरे इस बात पर मैं नहीं जाऊंगा। जी जी, निर्वाचन आयोग ने जो गाइडलाइन दी है सरकार उनको लेकर चल रही है। शिक्षक संघ जब से मेरा ख्याल है चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई होगी और लास्ट तक जितने लोगों की डेथ हुई होगी वो सब जो है काउंट कर रहे हैं। अब चूंकि शिक्षकों की डेथ हुई है, सभी चाहेंगे मुआवजा मिलना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए, सबको फायदा मिलना चाहिए। और ये जो है डिफिनेशन थोड़ा बदलनी पड़ेगी। इसलिए है कि इस संक्रमण की बीमारी थी, तुरंत जो डेथ होती है चुनाव के दौरान ड्यूटी जाते हुए लौटते हुए घर तक पहुंचने तक, वो जनरली हार्ट अटैक एक्सीडेंट से होती है।
लेकिन ये भी सही है कि सारे शिक्षकों की जो डेथ है संक्रमण से हुई हो या चुनाव के में जो है संक्रमण, चुनाव में ड्यूटी के कारण ही संक्रमण हुआ हो, ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि विश्वविद्यालयों के शिक्षक जो है चुनाव ड्यूटी में नहीं लगे हैं, वहां भी संक्रमण हुआ है, वहां भी डेथ हुई है। ये तो बिल्कुल नहीं कहा सकता कि सारे शिक्षक जो है संक्रमण से ही डेथ हुई होगी। सरकार को कुछ चाहिए इस तरीके से कुछ डिफिनेशन को, क्योंकि उसमें बाद में जोड़ा गया है, जैसा कि कह रहे थे कि वर्ड जोड़ा गया है, तो कुछ ऐसा बीच का रास्ता निकाले जो वास्तव में जो है संक्रमण से जिनकी डेथ हुई है उनको जरूर इंक्लूड किया जाना चाहिए। ठीक है। डॉक्टर अशोक पांडे जी, सवाल ये उठता है कि नियम जो बनाए गए हैं चुनाव आयोग द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, कि जब व्यक्ति शिक्षक घर से निकलेंगे और उसके बाद वापस आएंगे 24 घंटे के अंदर अगर वो मृत्यु होती है तो उसको ही कोरोना से मौत माना जाएगा। सवाल ये उठ रहे हैं कि कोरोना की जो इलाज है, कोरोना का जो इलाज है वो एक दिन में तो मौत होती नहीं है, कम से कम 10 से 15 लगते हैं संक्रमित होकर के मरने में। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि ये ज्यादा अन्याय है लोगों के साथ में, शिक्षकों के साथ में, अनुदेशकों के साथ में? देखिए, आपको बता दें, जो हमारे शिक्षक संघ के साथी जो सूचना दिए हैं, निश्चित तौर पे उन पर भी हम उस सूची की भी जांच करेंगे और निश्चित तौर पे उन शिक्षकों के साथ भी न्याय होगा। ये अलग बात है जो हमारे पास निर्वाचन आयोग ने डीएम के माध्यम से जो सूची आई है, जो निर्वाचन आयोग के मानदंड के तहत है, उसमें मात्र 3 शिक्षकों का है और 3 शिक्षकों की। अशोक पांडे जी, मैं कुछ जनता के कुछ सवाल हैं। निर्वाचन आयोग अगर कोई नियम बना देता है, अगर वो नियम सही नहीं है तो क्या मान लेना चाहिए? क्या आपको लगता है एज ए ह्यूमन ग्राउंड पर आपको लगता है कि कोरोना से 24 घंटे के अंदर ही मौत हो जाएगी? देखिए, मैं आपको बता तो रहा हूँ कि जो सूची हमारे भाई शिक्षक संघ के साथी ने डीएम जारी की है, उसको निश्चित तौर पे उस पर हम गंभीरता को देखेंगे और निश्चित तौर पे अगर ऐसा है तो शिक्षकों के साथ न्याय होगा। अशोक पांडे जी, आप यहाँ पर चैनल पर बैठ के कह रहे हैं कि हम देखेंगे, और शिक्षा विभाग के मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने साफ कर दिया है कि नहीं, ये लिस्ट फर्जी है, 3 से ज्यादा शिक्षकों की मौत नहीं हुई है। तो अब देखिए, अभी तक देखिए, जब आपने कहा मानवीय आधार पे, तब मैंने कहा कि हाँ, मानवीय आधार पे निश्चित तौर पे उस पर विचार हो सकता है। मेरा ये कहना है, अब सरकारें जो चलती है, जो सरकारी आंकड़े आते हैं, चुनाव निर्वाचन आयोग ने चुनाव कराया, उनका जो आंकड़ा आया, डीएम ने जो आंकड़ा दिया, उसी आंकड़े के हिसाब से हमारे यहाँ 3 की मृत्यु हुई है, 3 को हम मुआवजा दे रहे हैं, उनके घर को नौकरी दे रहे हैं। मैं अशोक पांडे जी कुछ और चीजें आपसे क्लियर करना चाह रहा हूँ। शिक्षक क्या वही है जो परमानेंट नौकरी करता था? आपके पास आ रहा हूँ त्रिभुवन जी, क्या शिक्षक सिर्फ वही है जो परमानेंट नौकरी करता था? क्या शिक्षा मित्र, अनुदेशक या दूसरे जो शिक्षक हैं जो बांधे पर काम करते हैं वो शिक्षक नहीं है? नहीं, निश्चित तौर पे वो शिक्षा से संबंधित है, तो मैं ये माना जाएगा वो शिक्षक भले न हो लेकिन शिक्षा से संबंधित है, शिक्षक की श्रेणी में ही आते हैं। तो फिर इतना डिफरेंस क्यों? कोई डिफरेंस नहीं, मैं बता रहा हूँ जो नियमावली के अनुसार आया है 3 का, लेकिन आपने जो कहा कि मानवीय आधार पे, वो जो हमारे भाई ने लिस्ट दिया है, उस लिस्ट को हम निश्चित तौर पे पुनर्लोकित करेंगे। ठीक है। त्रिभुवन जी, आपके लिए भी कुछ सवाल है। अब मैं आपके पास आऊंगा, आपको मौका पूरा दूंगा अशोक पांडे जी से सवाल करने के लिए, लेकिन सवाल ये होता है कि नहीं, सवाल ये है कि क्या डीएम झूठ बोल रहे हैं? क्या सरकार झूठ बोल रही है? क्या चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है? सिर्फ आप ही सच बोल रहे हैं? देखिए, मेरा सच बोलना ना बोलना ना के बराबर है। ये जो सूची है प्रदीप जी, ये गवाह है। इसमें जो मोबाइल नंबर है, जो एड्रेस है, जो स्कूल का पता है, दर्ज है, वो ये गवाह है कि ये लोग मरे हैं। मेरे पास प्रूफ है, चुनाव में उनकी ड्यूटी लगी है, उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी आरटी-पीसीआर की जांच है, उनके एक्सरे हैं। ये गवर्नमेंट कैसे कह सकती है
और बड़े भाई अशोक जी कैसे कह सकते हैं कि ये लोग कोरोना से नहीं मरे हैं? पहली चीज, आप त्रिभुवन जी, आप कैसे इतने कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं कि उन शिक्षकों की शहादत सिर्फ कोरोना से ही हुई है? सर मैं कह तो रहा हूं प्रदीप जी कि इन लोगों के डॉक्यूमेंट्स हैं, आरटी-पीसीआर की जांच है, एक्सरे है, दवाइयों के पर्चे हैं। आप कैसे, क्या सबूत चाहिए आपको? सबूत क्या चाहिए? उत्तर प्रदेश में जहां ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, बेड नहीं मिल रहा है, वहां पे इन लोगों ने कैसे दवा कराई होगी, कैसे अपना इलाज कराया होगा, आपको पता है? नहीं पता है। इनके पास जो लोग खत्म हुए हैं उनकी आरटी-पीसीआर की जांच है, एक्सरे की रिपोर्ट है, दवाइयों के पर्चे हैं, चुनाव आयोग का कागज है। आपको क्या लगता है त्रिभुवन जी कि ये जो 3 लोगों का नाम बता रहे हैं वो किस बिना पर बता रहे हैं? ये बिल्कुल गलत है। चुनाव आयोग ने जो भी डिसीजन लिया है वो उत्तर प्रदेश सरकार के जो भी अधिकारी हैं उनके आधार पर निर्णय लिया है, क्योंकि मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश का निर्वाचन आयोग सीधे कोई भी जानकारी नहीं मांगी है। उन्होंने सीधे कोई भी जानकारी नहीं मांगी है। आधार उत्तर प्रदेश सरकार और उनके अधिकारी हैं, डीएम दे रहे हैं ना त्रिभुवन जी, जिलाधिकारी हैं। ये सारी जानकारी तो 75 जिलों के डीएम दे रहे हैं। वही मैं कह रहा हूं, डीएम की रिपोर्ट पर ये जी वही मैं कह रहा हूं कि इसका आधार जिले के जिला अधिकारी हैं। तो आप क्या लगता है कि 75 आईएएस झूठ बोल रहे हैं? अभी आपने कल परसों देखा होगा, रायबरेली के डीएम साहब ये कहते हैं कि हमारे जिले में कोई भी कर्मचारी नहीं मरा। अशोक जी, हमारे जिले में रायबरेली के जिला अधिकारी कहते हैं कि कोई भी कर्मचारी नहीं मरा, जबकि रायबरेली की सूची है मेरे पास 40 से अधिक लोगों की। इस पे आप क्या कहेंगे? इनकी जांच कराइए, इनकी रिपोर्ट कराइए। अगर उत्तर प्रदेश में फर्जी शिक्षक हैं तो उसकी आप जांच करा रहे हैं। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड, उनको आप सजा दे रहे हैं, उनसे आप वसूली कर रहे हैं। तो अगर इनकी मौतें फर्जी हैं, गलत है, तो आप जांच कराइए ना। ठीक है त्रिभुवन जी, आएंगे आपके पास। मनोज जी, ठीक है मनोज जी, आपको क्या लगता है कि सारे लोग झूठ बोल रहे हैं? क्या 75 आईएएस झूठ बोल रहे हैं जो डीएम है जिले के? निर्वाचन आयोग झूठ बोल रहा है? पूरी सरकार झूठ बोल रही है? क्या सारा सिस्टम ही झूठ बोल रहा है क्या? देखिए विश्वकर्मा जी, इसमें टेक्निकल पॉइंट है, और टेक्निकल पॉइंट यह है कि जो लॉ बना दिया है चुनाव आयोग ने, जो लॉ बना दिया है सरकार ने, उस लॉ के अगर अंतर्गत वो शिक्षक मृत्यु के जो घंटे निर्धारित किए, अगर वो नहीं आते तो निश्चित तौर पे उनको ड्यूटी के दौरान नहीं मरा माना जाएगा। लेकिन क्या ये शब्द लिख देने से या ये बात कह देने से जो 1621 से ज्यादा शिक्षक जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके परिवार का भरण पोषण, शिक्षा में कितना नुकसान हुआ, इस बात को भी तो सरकार को सोचना पड़ेगा। एक निश्चित तौर पे एक बड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा सरकार को, और परिवर्तन लॉ में ये करना पड़ेगा कि जो लोग चुनाव ड्यूटी के दौरान गए थे वो किसी भी विभाग के हों, किसी भी समय से अगर उनकी मौतें हुई हैं, अगर वो शिक्षा मित्र हैं, अगर वो अनुदेशक हैं, अगर वो सरकारी एम्प्लॉय हैं, निगम के हैं, जिस तरीके के भी हैं, उनके सरकार को एक समिति बना के और उनको पूर्ण रूप से जिस तरीके से अधिक मदद की जा सकती है, उसके लिए सरकार को तत्पर रहना चाहिए। निश्चित तौर पे टेक्निकलिटी सरकार प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है, शिक्षा मंत्री भी टेक्निकलिटी पे जा रहे हैं, मानवीय आधार पे, और इस तरह के जो तमाम सारे पहलू हैं उस पे बात बिल्कुल नहीं कर रही। मैं अनुरोध करूंगा, किसी के यहाँ बहुत बातें हो रही हैं, शायद टीवी डिबेट करने का ये रूल नहीं है, कृपया जिसके यहाँ भी लोग इस तरह बोल रहे हैं वो इतना टीवी पे ना बोले डिबेट के दौरान। जी सीपी सिंह साहब, आपके पास आ रहा हूँ। ये बहुत ही तकनीकी पॉइंट है कि जब उसी को माना जाएगा कि कोरोना में मौत हुई है कि 24 घंटे के अंदर मौत हुई हो, लेकिन सर आप भी जानते हैं ना कि कोरोना से मौत इतनी जल्दी नहीं होती, थोड़ा सा इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होते होते उसकी मौत होती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। निर्वाचन आयोग या सरकार अपने गाइडलाइंस के अनुसार जो है आंकड़े दे रही है, और मेरा ख्याल है जो डीएम ने दिया होगा वो आंकड़े इस आधार पर दिया होगा कि जो दौरान उनकी डेथ हुई होगी
को शामिल किया होगा, इसीलिए ये 3 संख्या आ रही है। और क्योंकि गाइडलाइंस है उनके पास, तो वो तो गाइडलाइंस के हिसाब से काम करेंगे। अब काम सरकार का है कि कुछ कमेटी वगैरह बनाए मानवीय आधार पर, जैसा कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह भी रहे थे कि मानवीय आधार पर देखें कि जो शिक्षक जो है कोरोना काल में ड्यूटी के दौरान, ड्यूटी के बाद जिनकी डेथ हुई है, उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें, उनकी मदद जरूर करें। ठीक है। कोरोना में डेथ जो है बंद नहीं हो जाती है, उसमें समय लगता है। और हालांकि ये भी सही है, ये भी जरूरी नहीं होता है कि जो जितने भी कैजुअलिटीज हुई होंगी वो सब जो है चुनाव ड्यूटी के दौरान ही संक्रमण पाए होंगे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार होती है, इसलिए सरकार को कमेटी बना करके कुछ जो मैं है एक बात इस पर इंटरप्ट करना चाहता हूँ। जी हाँ मनोज जी। विश्वकर्मा जी, जी। अच्छा, इससे पहले मैं अनुरोध करना चाहूंगा प्रोफेसर साहब से कि क्या कोई वो आंकड़ा बता सकते हैं पिछले 50 सालों में जब 1625 कर्मचारियों की एक 25 दिन के अंदर मौतें हो गई हों? आखिर कोई तो कारण रहा होगा जो इतनी मौतें हुई हैं उस कारण के जरिए। और अगर महामारी चल रही है तो महामारी कारण नहीं हो सकता, तो दूसरा कौन सा कारण होगा? ये बात कहना इस वक्त बिल्कुल प्रासंगिक नहीं है। निश्चित तौर पे कोई एक आध केस हो सकता है, लेकिन उसको भी सदृढ़ रूप से इलाज नहीं मिल पाया कोरोना की वजह से। अगर किसी को हार्ट अटैक भी पड़ा या किसी की किडनी में प्रॉब्लम आई तो उसको बेस्ट ट्रीटमेंट ना मिल पाया, वो भी महामारी ही दोषी है। तो सीधे सीधे बिना किसी बात के एक ही बात बनती है कि महामारी की वजह से लोग मरे तो निश्चित तौर पे उनको मदद मिलनी चाहिए। ठीक है, बात एक ब्रेक का चला है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पर त्रिभुवन जी और फिर सवाल यही उठता है कि 24 घंटे के अंदर मौत कैसे हो सकती है? कोरोना से अगर मौत हुई है तो उसमें कम से कम 10 से 12-15 दिन लग सकते हैं, 1-2 दिन में भी मौत हो सकती है। तो ऑन ड्यूटी पर कोरोना से मौत नहीं हो सकती है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ऐसे में क्या सरकार को ये नहीं करना चाहिए कि कोरोना से प्रभावित हुए जो चुनाव में ड्यूटी कर रहे हैं, जो प्रभावित हुए उनकी जो मौत हुई है उनको मुआवजा दिया जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation.org. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद आपका सुनाई दे रहा, बता दो। और सीपी सिंह साहब, आपके पास आऊंगा, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। क्या आप इसको सही मानते हैं कि ड्यूटी के दौरान हुई मौत को मौत माना जाएगा? क्या कोरोना से 24 घंटे के अंदर मौत हो सकती है? प्रदीप जी, ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि कोरोना एक ऐसा वो है, संक्रमण के टाइम लगता है, डेथ होने में टाइम लगता है। तो ये जो गाइडलाइंस है वो पुराने उसकी रही होंगी, कोविड के हिसाब से गाइडलाइन नहीं है। इस गाइडलाइंस को कुछ चेंज किया जाना चाहिए और जो
सरकार को हमने कहा कि भाई सहानुभूतिपूर्वक, उनके शिक्षक थे, सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए जरूर जो है एक जांच करा कर, कमेटी करा करके जो है ना चेंज करके, गाइडलाइन चेंज करके कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए, जैसा कि मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश सरकार को भी करना चाहिए। कर्मचारियों का हित सर्वोपरि है, शिक्षकों का हित सर्वोपरि है। जी, मैं एक और चीज आपसे समझना चाह रहा हूँ सिंह साहब, कि क्या ये जो 3 लोगों की मौत दिखाई जा रही है, ये सिर्फ परमानेंट शिक्षकों की मौत है? बाकी जो अनुदेशक हैं, जो शिक्षा मित्र हैं, या जो दूसरे हमारे शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी मौत को क्या मौत नहीं माना जाएगा? नहीं, बिल्कुल माना जाना चाहिए, क्योंकि आप चुनाव ड्यूटी में उनको लगाया आपने है, तो उनको जरूर जो है माना जाना चाहिए। क्यों नहीं माना जाना चाहिए? शिक्षक भले न हो या कुछ भी हो, कोई भी पद हो, उनसे हम कार्य दे रहे हैं, तो शिक्षकों को दे रहे हैं, तो उन लोगों को भी जो है मुआवजा दिया जाना चाहिए। ठीक है, और चाहे वो भाग रहे हो, चाहे ट्रेनिंग हो, उनको भी बेनिफिट। ठीक है अशोक पांडे जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मामला यही है कि क्या जो रसोइये हैं, जो शिक्षा मित्र, जो हम लिस्ट की बात करें, ये 1621 के अलावा भी 100 रसोइयों की मौत की खबर भी बताई जा रही है, तो क्या ये लोग शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग नहीं है? इनकी मौत हुई है, क्या इनको इसमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए? देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर चुनाव आयोग चुनाव में उनकी ड्यूटी थी तो ये माना जाएगा, तो कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में थे। हमारे निगाह में सारे लोग चुनाव अभिकर्ता या चुनाव अधिकारी ही है। मेरा ये मानना है कि सही है कि गाइडलाइन है कि ड्यूटी के दौरान मृत्यु हुई हो। मेरा ये मानना है कि संक्रमण हो सकता है, ड्यूटी करने के बाद आए हो, उसके बाद संक्रमण हुआ हो, ये जांच का विषय है। निश्चित तौर पे इसकी जांच हम कराएंगे, और निश्चित तौर पे अगर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इन लोगों पर हम जरूर विचार करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चूंकि हमारे पास जो अभी डीएम का आया है, निर्वाचन आयोग की जो सूची है, उस हिसाब से हम सरकार काम कर रही है। अशोक पांडे जी, रायबरेली के डीएम कह रहे हैं कि यहाँ पर एक भी मौत नहीं हुई, जबकि विधायिका अदिति सिंह कह रही है कि मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है कि 53 शिक्षकों की मौत हुई है, और आप भी जानते हैं कि अदिति सिंह मुख्यमंत्री जी के काफी करीबी हैं। निश्चित तौर पे हम इसकी जांच कराएंगे, मैं तो कह रहा हूँ। डीएम झूठ बोल रहे हैं, कौन झूठ? विधायिका जी, झूठ और सच का फैसला जांच के बाद होगा। अगर जांच में सही पाया जाएगा तो शिक्षकों को मुआवजा मिलेगा, 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 सबको मिलेगा सर। अशोक जी, सबको मिलेगा, ये बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इस स्थिति में सूची की हम जांच कराएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी हमारे पास जो आंकड़ा है 3 शिक्षकों की मौत का, हमने उनकी व्यवस्था कर दी है। अशोक जी, आप हमको नंबर दीजिए, हम आपको व्यक्तिगत सूची भेज देते हैं, व्यक्तिगत पर्सनल भेज देते हैं। आप नंबर बताइए। ठीक है त्रिभुवन जी, हम आपको नंबर दे देंगे, आप उनको सूची भेज दीजिएगा। वैसे त्रिभुवन जी उनके पास सूची है, इससे आप निशा खाती रहिए। सवाल, आपको जो सवाल पूछना वो सवाल पूछ सकते हैं त्रिभुवन जी। जी, पहला सवाल तो ये है अशोक जी से कि कोविड-19 बीमारी WHO के द्वारा घोषित की गई है, और इस WHO ने ये कहा है कि कोविड-19 में ये जरूरी नहीं है कि उसका RT-PCR की जांच पॉजिटिव ही हो, ऐसा नहीं है। कोविड-19 में उसके फेफड़े कर सकते हैं, तमाम प्रकार के उसके क्षेत्र हैं। अब चुनाव आयोग ने और सरकार ने ये कहा है अपने आदेश में कि हम मुआवजा उसी को देंगे जिसके पास RT-PCR की रिपोर्ट होगी। जबकि प्रदीप जी, ऐसे कई केस हैं, सैकड़ों, कि जिनकी RT-PCR की जांच नहीं हुई है और वो अपने मरीज को लेकर हॉस्पिटल में भागते रहे हैं। ठीक बात है त्रिभुवन जी, ये बात ठीक है कि बहुत सारे केस एसिम्प्टोमेटिक भी हुए हैं जो जांच में नहीं आए हैं। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी उठता है त्रिभुवन जी कि क्या हर जो व्यक्ति बीमार हुआ है, हर शिक्षक जो बीमार हुआ है, उसको कोरोना से हुई मौत ही मान लिया जाएगा? सर, ये सवाल सरकार का है, सीएमओ का है। जिले स्तर पे सीएमओ जांच करे, डीएम जांच करे, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो जांच करके बता तो दिया कि 3 शिक्षकों की मौत हुई है। सर, ये बिल्कुल सरासर गलत है।
जब आपके रायबरेली के डीएम कह रहे हैं कि एक भी मौत नहीं हुई है। मेरे पास प्रमाण है, प्रूफ है, आरटीपीसीआर की जांच है, चुनाव के कागज है, आप कहिए तो मैं भेजूंगा आपके पास। कागज है हमारे पास कागज है जी सर। और मैं बता दूं कि ये लड़ाई यहाँ पर खत्म नहीं होती है, ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं अमरेंद्र नाथ सिंह जी, उन्होंने वादा किया है कि आपकी इस लड़ाई को मैं लड़ूंगा और हाई कोर्ट से लेकर। त्रिभुवन जी, आपके पास पूरा समय है, आप अपने सवाल अशोक पांडे जी से पूछ सकते हैं। अशोक जी से मेरा पहला सवाल है कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार ने ये कहा है कि जो भी कर्मचारी, चाहे वो संविदा का हो, रेगुलर हो, एडॉप पे हो, डेली बेसिस पे हो, जो भी हो, अगर वो कोविड-19 से मरा है तो उसको हम नौकरी देंगे, कंपनसेशन भी देंगे और उसके परिवार को आर्थिक सहायता भी देंगे। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार जो संविदा पे कर्मचारी मृत हुए हैं चुनाव ड्यूटी के दौरान, क्या उनको नौकरी देगी? पहला सवाल अशोक जी से। देखिए, मेरा ये मानना है कि कोरोना संक्रमण में निश्चित तौर पे अपने फर्ज पे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, कलेक्टर, एमएलए, मंत्री तक खोया है। इसमें पत्रकार बंधु गए हैं, ये दुर्भाग्यजनक है। निश्चित तौर पे जनता पार्टी के एक मेरा ये मानना है कि अपने कर्तव्य की बलि एक दर्जन से ज्यादा उत्तर प्रदेश की में जो भी कर्मचारी अपने कर्तव्य में कोरोना पॉजिटिव हो के निधन हुआ है, निश्चित तौर पे हम उस पर सहानुभूति विचार करेंगे। इसमें कोई दुविधा नहीं है। निश्चित एक तय करना उत्तर प्रदेश सरकार का काम है, हम पार्टी प्रवक्ता है। तो जरूर है कि आपकी बात को हम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहेंगे। सर, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये बता दीजिए। अरे भाई त्रिभुवन जी, अशोक जी साहब कह रहे हैं सरकार फैसला लेती है, अशोक पांडे जी आपकी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे। निश्चित तौर पर बिल्कुल 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 मेरा ये मानना है, कर्तव्य की बलि वेदी पर जिन लोगों ने अपनी आहुति दी है उनके प्रति सहानुभूति पूर्वक विचार सरकार करेगी। जी, दूसरा सवाल प्रदीप जी, दूसरा सवाल, यही उत्तर प्रदेश के ये वो कर्मचारी हैं जिन्होंने माननीय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश जी के कहने पर, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी के कहने पर 76 करोड़ रुपए 76 करोड़ 55 लाख रुपए कोरोना काल में दिए बेसिक शिक्षा विभाग के केवल। इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, अन्य डिपार्टमेंट के लोग हैं, उन लोगों ने भी दिए। तो मेरा सवाल यही है कि आखिर हमारे साथ ऐसी जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र हैं। ठीक बात है। आपको क्या लगता है कि ये 3 का आंकड़ा कहाँ से आया? त्रिभुवन जी, सवाल ये उठता है कि आपको क्या लगता है ये 3 का आंकड़ा कहाँ से आया? अब सर, ये तो सरकार बताएगी, हम क्या बताएंगे। सरकार ने आंकड़ा कहाँ से दिया है? अशोक जी कैसे आंकड़ा सरकार ने, अशोक जी बताएंगे। सरकार को आंकड़ा निर्वाचन आयोग ने दिया है, डीएम की रिपोर्ट पर आई है, और ये जो आंकड़ा आया है निर्वाचन आयोग ने दिया है। आंकड़ा किसने दिया है? निर्वाचन आंकड़ा किसने दिया है? जो जिलाधिकारी लोग हैं, जो डीएम लोग हैं, उससे संबंधित अधिकारी हैं, उन लोगों ने दिया है। कौन है जिम्मेदार? जिलाधिकारी है। देखिए, मेरा ये मानना है कि अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट है, हम उसी के आधार पर सत्य मानते हैं। लेकिन जो आप सूची प्रस्तुत कर रहे हैं, निश्चित तौर पे उसकी हम जांच कराएंगे और निश्चित तौर पे उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार होगा। आदरणीय अशोक जी, मोबाइल नंबर, स्कूल के नाम, विद्यालय के नाम, यहाँ तक कि कम से कम 6 से अधिक लोगों, 6 से अधिक खंड शिक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, अधिक से अधिक लोग इसमें हताहत हो चुके हैं। अधिक से अधिक लोग, शिक्षक और शिक्षा मित्र अनुदेशक छोड़ दीजिए, अधिकारी इसमें एक्सपायर हो गए हैं कोविड-19। अरे आपको बता दें कि कर्तव्य की बलि वेदी पर बहुतों ने अपनी जान कुर्बान की है। पत्रकार बंधु हैं, छायाकार बंधु हैं, डीएम हैं, एसपी हैं, और मंत्री हैं, एमएलए हैं, पार्षद हैं। निश्चित तौर पे अपने कर्तव्य की बलि वेदी पर जिन लोगों ने
शहादत दी है, उनको हम नमन करते हैं। निश्चित तौर पे हम सरकार की पूरी सहानुभूति में साथ है। कि जो भी लोग उनके परिवार वालों को अधिक से अधिक मुआवजा मिलेगा। आदरणीय अशोक जी, प्रदीप जी एक मिनट, आदरणीय अशोक जी मेरा ये मानना है जी, मेरा ये मानना है कि वो जो सूची आप जारी कर रहे हैं उस सूची की हम जांच कराएंगे और सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि प्राथमिक शिक्षक हमारा उत्तर सरकार की ऋण होता है। तो इस समय कोरोना संक्रमण में लोगों को कोरोना मरीज के यहाँ दवाई पहुंचा रहा है, वो जनगणना में सहायक होता है, चुनाव में सहायक होता है। निश्चित तौर पे उस सूची की हम जांच कराएंगे और उस विचार करेंगे। ठीक है मनोज जी, सवाल ये उठता है कि कोर्ट आदेश दे देती है, निर्वाचन आयोग ये बना देता है, लेकिन असली काम को डीएम की करना पड़ता ना। आपकी 5 साल सरकार रही 2012 से लेकर के 2017 तक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर भूख से मौत होगी तो उसका असली जिम्मेदार डीएम होगा। आपने देखा आज तक जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये नियम लागू किया है, आज तक भूख से एक भी मौत नहीं हुई है। तो खेल तो होता है ना। निश्चित तौर पे विश्वकर्मा जी, इसमें दो राय नहीं है कि जब कोई बात ब्यूरोक्रेसी पे आती है तो उनके आंकड़ों को गोलमाल कर दिया जाता है। मैं कह रहा हूं कि ये जो शिक्षक संघ 1621 लोगों की लिस्ट सौंप रहा है, ये कोई बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी थोड़ी नहीं है जो इस देश में अपनी नागरिकता के लिए आवेदन कर रहे हैं या मांग रहे हैं कि हमको हम इस देश के ही नागरिक हैं। अरे इनकी लिस्ट देने की आवश्यकता क्यों पड़ रही भाई? सरकार के पास क्या शिक्षा व्यवस्था नहीं है क्या अधिकारी नहीं है क्या? डीएम नहीं है क्या? शिक्षा हर जिले में बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है, सभी कुछ तो है। क्या वो उनसे आंकड़े नहीं ले सकते हैं? और मरने वालों की सूची बताए ना, और इसके बाद मौत के मुआवजे की सूची बताए। वैसे मैं एक बात जरूर कहूंगा, वैसे कहते हैं कोरोना काल में राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं राजनीति ना करते के इतर एक बात कह रहा हूं। अगर मौजूदा सरकार इन लोगों की बात नहीं सोचेगी तो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी इसके लिए धरना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ विधानसभा से लेकर संसद तक, और अगर इन सब के बावजूद भी नहीं सुनेगी तो आने वाले 22 में सरकार बनने के बाद इनकी पूरी सुनवाई होगी, और उस तरह होगी कि दल जरूर हम उत्तर प्रदेश के छोटे हैं लेकिन दिल हमारा नहीं। देखिए समाजवादी पार्टी के साथी तो राजनीति हर जगह करते हैं। जब भी देश के कुशल वैज्ञानिकों ने वैक्सीन प्रस्तुत किया तो सपा अध्यक्ष ने कहा करे बाप रे बाप मोदी की वैक्सीन लगाएंगे, और खुद वैक्सीन लगा लिए, इस देश की जनता को गुमराह किए। इनका अमेठी कहता है लगा लेने से नपुंसकता आ जाएगी। अब देखिए शुरू हो गए कि हमारी सरकार आएगी तो ये जो है आंदोलन करेंगे। ये लोग हर जगह लाश के व्यवसायी हैं, लाश पे राजनीति करने वाले सपा के लोग हैं। अखिलेश जी ने अक्षम्य अपराध किया था, अक्षम्य अपराध अखिलेश यादव ने किया था कि हम उस वैक्सीन को नहीं लगाएंगे। पूरी होना जानी। अरे बस ठीक है, हमें अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। आपकी बात बीच में आ गई। मेरा क्या कहना है? मेरा कहना है कि आप सुन लो ना, हम कहाँ आपसे मना कर रहे हैं। आप इनको 1-1 करोड़ रुपए दे दो, हम आपकी प्रशंसा करेंगे। आप हर शिक्षा मित्रों जितने भी लोग खत्म हुए सबको अरे मनोज जी हम वैक्सीन दे दिए तो आप तो हमारी प्रशंसा किए ही नहीं। कौन सी वैक्सीन? वही जो वैक्सीन वैज्ञानिकों ने दिया, आपने कहा अरे बाप रे बाप मोदी की वैक्सीन लगवाएंगे, अब अपने अखिलेश जी लगवा लिए, जनता को गुमराह किए, अब अपने वैक्सीन लगवा लिए। ये अक्षम्य अपराध अखिलेश यादव जी से हुआ है, तुम्हें क्षमा मांगना चाहिए। काहे के लिए हम क्षमा मांगे जब 7 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन? इसलिए कि मोदी की बनाई वैक्सीन नहीं लगाएंगे, लगवा भी लिए। बेशर्म कहीं पे भिखारियों की तरह टीवी बनवाई थी। वैक्सीन तो देश के वैज्ञानिकों ने बनाई है और उनको धन्यवाद। क्यों कहा अखिलेश यादव ने? अखिलेश यादव ने क्यों कहा कि हम मोदी की वैक्सीन नहीं लगाएंगे, सरकार आएगी तो अपनी बनाएंगे? जी क्या एक रट्टा मारते हो? ठीक है मनोज जी, आप सीधे एक बात सुने। देखिए नहीं ये जो एक अखिलेश जी का नाम लेके पूरी मौतों पे आप पर्दा डालते हो ना, ये आपकी बेशर्मी है, आपकी बुद्धि मता नहीं। ये बेशर्मी है कि उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री जनता को गुमराह कर रहा था कि वैक्सीन मोदी की मत लगवाओ,
मत लगवाओ। इनका एमएलसी कहता है कि नपुंसकता आ जाएगी, एक हम झूठ बोल रहे हैं। वैक्सीन नहीं लगवाई। प्रदीप जी, आपको पता है 700 लोग मर चुके वैक्सीन लगवाने के बाद। हम लोग डिबेट से थोड़ा 2 डोज लगवाने के बाद 700 लोग मर चुके हैं प्रदीप जी। ये कौन जवाब देगा? कौन जवाब देगा इस बात का? मनोज जी, आप तो देश के वैज्ञानिकों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, हम किसी पे नहीं खड़े कर रहे, जो सरकार वाहवाही की बात कर रही है। दूसरे देशों को आप वैक्सीन भेज देते हो, व्यापारी पूंजीपति जी ने गलती क्यों किया नहीं लगाएंगे कि वैक्सीन मत लगाओ, क्षमा मांगे। वैक्सीन लगाने से 80% लोग सुरक्षित हो गए। अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है, आपको सिर्फ पता नहीं है क्या? अखिलेश जी को मना करिए, अपने एमएलसी को मना करिए। ठीक है भाई, पाप लग जाएगा आपको, पाप। पांडे जी, पाप लगेगा। मनोज जी, त्रिभुवन जी अपनी बात रखिए भाई। अशोक सर से मेरा एक निवेदन है, एक बात है कि 2016-17 में एक रैली की गई थी लखनऊ में और माननीय राजनाथ सिंह जी आए थे। तो राजनाथ सिंह ने उस रैली में ये कहा था कि उत्तर प्रदेश के संविदा कर्मचारी हैं, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, आंगनवाड़ी, रोजगार सेवक, जितने भी संविदा कर्मचारी हैं हर डिपार्टमेंट में, सबको परमानेंट किया जाएगा। अरे भाई, ये अलग मुद्दा है त्रिभुवन जी, सर ये अलग मुद्दा है। त्रिभुवन जी से सवाल पूछता हूं, मौत से लेकर करेंगे ना दीप जी प्लीज। शर्मा जी, त्रिभुवन जी से मेरा एक सवाल है। त्रिभुवन जी से मेरा एक सवाल है। जी त्रिभुवन जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप लोगों को चुनाव ड्यूटी में जाने से पहले आप लोगों को डबल वैक्सीन के डोज मिल गए थे अथवा नहीं? इसके बाद मैं त्रिभुवन से पूछ रहा हूँ। नहीं मिला। अब आप बताइए प्रदीप जी, जब इन शिक्षा मित्रों को, शिक्षकों को ये सरकार वैक्सीन नहीं दे पाई जिनसे चुनाव करवाना था, तो इनके वैक्सीन की बात को कहां तक तथ्यात्मक माना जाए? आदरणीय प्रदीप जी, केवल एक बात, प्रदीप जी प्लीज। माननीय राजनाथ सिंह ने ये कहा था कि जितने भी, ठीक है भाई, सीपी सिंह साहब आपने अपील कर ली, ये चर्चा का विषय नहीं अभी हमारा, हम आएंगे दोबारा। सीपी सिंह साहब, आपसे बहुत सारी चीजें समझनी है मुझे पहला तो आपसे ये समझना है कि आखिर ये 3 का आंकड़ा सरकार के पास कहां से आया होगा? प्रदीप जी, सरकार के पास आंकड़ा चुनाव आयोग ने दिया होगा, चुनाव आयोग को डीएम ने दिया होगा, और मेरा ख्याल है उसमें उन्हीं मौतों को गिना गया होगा जो ड्यूटी के दौरान जाते वक्त या आते वक्त घर पहुंचने तक जिनकी डेथ हुई होगी, वही आंकड़े उसमें है, इसीलिए 3 की संख्या आती है। कोरोना से जिनकी डेथ हुई है वो संक्रमण नहीं है, इसीलिए वो 3 की संख्या है। और डीएम तो जो है रिकॉर्ड के अनुसार आईएएस होते हैं, वो रिकॉर्ड के हिसाब से अपने काम करते हैं, और जो गाइडलाइन है उसी के अनुसार आप भी होते, हम भी होते, डीएम तो वही करते हैं, या कोई भी होता, जो गाइडलाइन है उसी के अनुसार वो काम करेगा। तो काम सरकार का है कि देखिए कि जो है मानवीय आधार पर क्या किया जा सकता है। जी सीपी सिंह साहब, एक चीज और समझेंगे आपसे कि ये जो शिक्षा मित्र है या अनुदेशक है या रसोइये हैं जिनकी मौत हुई है, क्या उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है? भले नहीं किया गया, लेकिन किया जाना चाहिए, क्योंकि वो उनसे इलेक्शन जो है ड्यूटी पर लगाया गया है, तो उनको भी वो बेनिफिट्स है वो दिए जाने चाहिए। नहीं, लेकिन जब वो सरकारी कर्मचारी नहीं है तो उनको मुआवजा कैसे दिया जाएगा? अबे माने गाइडलाइन चेंज करेंगे तो उसमें सरकार को लाभ बनाना है, अपना चेंज कर सकती है सरकार, उसमें क्या दिक्कत है? जी नहीं, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, अगर संविदा पर काम कर रहे हैं, उनकी मौत हुई है तो उनको मुआवजा कैसे देगी सरकार? ला बना करके ला चेंज कर सकती है, उसमें क्या दिक्कत है? ला चेंज करे। जी अशोक पांडे जी, विधायिका तो ऐसा करे। जी अशोक पांडे जी, सीपी सिंह साहब कह रहे हैं नहीं, लेकिन जो गाइडलाइंस चुनाव आयोग ने बनाई है, आ रहा हूँ त्रिभुवन जी आपके पास, जो गाइडलाइंस चुनाव आयोग ने बनाई है, क्या उस पर सरकार अपनी अलग से गाइडलाइन बना सकती है? सिंह साहब देखिए, चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन बनाई है, मैं जरा समझ लूं सीपी सिंह साहब से। सीपी सिंह साहब, आपसे सवाल है मेरा। जी क्यों नहीं, सरकार विधायिका जो है होती, विधायिका तो बना ही सकती है, नहीं होगा तो ऑर्डिनेंस ला करके या ला बना करके विधानसभा में प्रस्ताव पेश करके जो है लेजिस्लेशन पास करता। जी ठीक है, चाहे तो कर सकते हैं, ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? जी अशोक पांडे जी, ला बनाने की विधायिका होती है।
जी 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 इनमें जो 3 है उसमें जरूर उन्होंने डीएम ने जो है कंट्रैक्ट वालों को, राग वालों को नहीं काउंट किया होगा मेरा ख्याल जी। क्योंकि अशोक पांडे जी, गाइडलाइन में जो आज की गाइडलाइन है उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं। जी अशोक पांडे जी। जी जी देखिए, निर्वाचन आयोग तो अलग स्वायत्त संस्था है, निश्चित तौर पे उसका अपना नियम कानून है। ये जरूर है कि सरकार, क्योंकि जनता की सरकार है, जनता ने बनाया है, तो निश्चित तौर पे सरकार कोई भी ऑर्डिनेंस ला सकती है, कानून बना सकती है, जनता के हितों में जो भी है वो बनेगा। ये जरूर है कि जो सूची हमारे भाई प्रस्तुत किए हैं उस सूची पर हम जांच करेंगे और सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। लेकिन अभी तक तो निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार, डीएम के रिपोर्ट के अनुसार हमारे पास 3 शिक्षकों की मृत्यु का है, उस पर हम काम कर रहे हैं। अशोक पांडे जी, जब शिक्षा मित्र साफ कर चुके हैं कि हमारे पास सिर्फ 3 लोगों की मौत का आंकड़ा है और इससे ज्यादा नहीं है, तो अब कैसे ये मान लिया जाए कि आप गाइडलाइंस में परिवर्तन करेंगे? देखिए, आपको बता दें कि मेरा ये मानना है कि जिस तरह से हमारे साथी लिस्ट प्रस्तुत करें, वो लिस्ट उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के पास, साथियों के पास रहेगी। निश्चित तौर पे उसकी जांच होगी और अगर उसमें जो सही पाया जाएगा, निश्चित तौर पे सरकार उस पर विचार करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अशोक पांडे जी, आपको अलग से नियम बनाना पड़ेगा। अगर निर्वाचन आयोग ने नियम बनाया है तो सीपी सिंह साहब बता रहे हैं कि सरकार उस पर एक अपना ऑर्डिनेंस ला सकती है या नया नियम बना सकती है कि कैसे सबको सम्मिलित करके उनको मुआवजा दिया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और सरकार की सहानुभूति हर उस शिक्षक पर है जिसने जो कोरोना पॉजिटिव होकर जिसकी मृत्यु हुई है। ठीक है, मनोज जी कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं? हाँ मनोज जी। देखिए, इस सरकार के पास जादूगरी है और आंकड़ों की जादूगरी इस तरह है। मनोज जी, मैं आपसे एक अनुरोध, अशोक पांडे जी आपसे अनुरोध है कि डिबेट के दौरान घर वालों से बात ना करें और घर वालों को भी शांत कर दें। विनम्र अनुरोध है, क्योंकि करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, मैसेज गलत जा रहा है। जी मनोज जी। नहीं, मैं वो बात मेरे मन में भी थी, मैं एक बार टोक भी चुका और ब्रेक में भी टोका, लेकिन अब सोचो अगर डिबेट में किसी पार्टी के लोग इस तरह की डिबेट कर रहे हैं, उनको सरकार चलाने का और सरकार शासन व्यवस्था करने का तजुर्बा क्या होगा? अरे कई बार कही जा चुकी बात। अरे बच्चों को अंदाजा नहीं रहता, लेकिन बड़ों को सब रहता। मैं कहता हूँ ये सरकार आंकड़े वाली सरकार, गजब के आंकड़े प्रस्तुत करती है। 15 करोड़ राशन जो धारक है उत्तर प्रदेश में, उनको 15 करोड़ लोगों को ये सरकार देने जा रही है राशन। आपको पता है हर राशन कार्ड पे औसतन 4 यूनिट बनता है। अगर 15 करोड़ राशन कार्ड को दे रही है तो आप सोचो कितनी आबादी हो जाएगी। आपको इन आंकड़ों से के विषय में कुछ कहना हो तो जल्दी से कह दीजिए। मैं इस पे एक ही बात कहना चाहूंगा और पुनः कह रहा हूं, अगर सरकार इस पे सुनवाई नहीं करेगी तो आने वाले समय में समाजवादी पार्टी इन शिक्षकों के साथ, राज्य कर्मियों के साथ और जिन जिन की बात सरकार नहीं सुनना चाहती हो, कोर्ट में मामला ले जाना चाहती है, उन सबको सरकार बनने के बाद पहला फैसला दिया जाएगा, इन सब की बात सुनी जाएगी। ठीक है, त्रिभुवन जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? पांडे जी, आपसे सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो दिवंगत कर्मचारी पंचायत चुनाव के दौरान हुए हैं, क्या उनको 50 लाख रुपए नौकरी देगी? पहला सवाल, क्या नौकरी और 50 लाख रुपए देगी? जैसा अरे 30 लाख रुपए दे रही है त्रिभुवन सिंह जी, सरकार ने 30 लाख देने का वादा किया, 3 लोगों को 30 लाख रुपए दे रही है। सर लोग नहीं है, यही तो दिक्कत है। बाकी पैसे दिया जलाएंगे 30 लाख रुपया उसके घर के कर्मचारी, उसके घर के किसी सदस्य को नौकरी। जी जी। अरे वो 3 लोगों को देगी ना, 3 लोगों को, 3 लोगों को जो हमारे पास आंकड़ा है। अशोक सर आपसे कि वर्तमान सरकार ने 2016-17 में ये कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, ये मैनिफेस्टो में भी रखा है, प्रमुख मुद्दा है, क्योंकि छोड़िए कहाँ झूठों के चक्कर में पड़े। एक मिनट, ठीक है त्रिभुवन जी, निर्दयी लोग हैं, निर्दयी। तो उत्तर प्रदेश में त्रिभुवन जी मुझे जल्दी से ये बता दीजिए, त्रिभुवन जी जल्दी से मुझे ये बता दीजिए कि अगर सरकार आपकी बात नहीं तो आगे आप क्या करेंगे?
सर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, सड़कों पर आएंगे, और अगर तब भी नहीं होती है, सरकार नहीं मानती है हमारी बात को, हमारी समस्या को, तो आर पार की लड़ाई होगी। जी चलिए अशोक पांडे जी, अगर आपने बात नहीं मानी तो समाजवादी पार्टी भी सड़क पर उतरने को तैयार है और शिक्षक लोग भी। देखिए, समाजवादी पार्टी तो जब सत्ता में आएगी तब ये आंदोलन करेगी, उसके पहले आंदोलन नहीं करेगी। आए मंगोली लाल के हसीन सपने हैं। मेरा मानना है कि इन कर्मचारियों की बातों पर निश्चित तौर पे हम विचार करेंगे, सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और उन शिक्षकों के साथ न्याय होगा। ठीक है, सीपी सिंह आपका फाइनल कमेंट क्या कहेंगे? पांडे जी मंदबुद्धि वाली बातें क्यों टीवी डिबेट पे करते हैं? मुझे तो बड़ी शर्म आती है। अरे हम सरकार बनाने के बाद क्यों आंदोलन करेंगे भाई? अरे आप ही कह रहे हैं कि सपा की सरकार बनेगी, हम ये करेंगे। हम इनको न्याय देंगे, इनको नौकरी देंगे, इनके परिवार को। आप सपा की सरकार बेशर्मी की बातें मत करिए। हम आपकी तरह मंदबुद्धि नहीं है, हम आपकी तरह मंदबुद्धि नहीं, आरएसएस से हमने ट्रेनिंग नहीं ली है। विचार करना चाहिए। हमारा काम, हमारी पार्टी का मेन दफ्तर ही सामाजिक न्याय रहा है। अधिक से अधिक सहायता शिक्षकों को देनी चाहिए। सीपी सिंह साहब आप अपना फाइनल कमेंट दे सकते हैं। जी लीगली वो डिफिनीशन में ना आते हो, फिर भी ला चेंज करके जो है, अरे घर की पार्टी है, कुछ न कुछ जो है। अशोक पांडे जी आपका समय समाप्त हो गया। जी बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर के मामला यही है कि शिक्षक और उनके संगठन कह रहे हैं कि 1621 से ज्यादा मौतें हुई हैं। सरकार का मानना है कि सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत हुई है, इनको वो 30 लाख रुपए का मुआवजा देगी। तो वहीं विपक्ष पूरी तरीके से सरकार पर हावी हो रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर शिक्षकों के साथ न्याय नहीं हुआ तो वो सड़कों पर आंदोलन करेंगे, उन्हें न्याय दिलाएंगे। उनको एक बैठाए मुद्दा मिल गया। तो वहीं बाकी जो सीपी सिंह साहब का मानना है कि सरकार को एक नियम बनाना चाहिए और मानवता के आधार पर, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर उन लोगों को भी मुआवजा दिया जाना चाहिए जो परमानेंट शिक्षक नहीं है, जो शिक्षा मित्र हैं, जो अनुदेशक हैं, जो रसोइये हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, जो कि मान्यता यही कहती है। अब सरकार क्या करती है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।